जब कोई तानाशाह कुर्सी पर पहुंच जाता है तो उसको ऐसे ही दिखाई देता है कि अब वही रहेगा। और जब से आए हैं और जितना भी उन्होंने वायदा किया, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। उस 14 में जो वायदा किया था और 19 में तो उसके बाद उन्होंने वायदा भी नहीं किया। अब तो केवल हिंदू मुसलमान दिखा करके, बंटवारा करके समाज में वो अपना काम चला रहे हैं। और उन्हें इस देश की जनता को ये वादा किया था कि हम बेरोजगारी को हटाएंगे और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम सारा काला धन वापस ले आएंगे और लोगों में बांट देंगे। उन्होंने जितने भी वायदे किए थे, एक भी ये हिंदू मुसलमान अलग अलग करके उन्होंने नहीं वादा किया था कि हम बांट देंगे इस देश की जनता को। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। मेरे साथ एक बार फिर से अरुण श्रीवास्तव हैं। इनको आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता कह सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ कह सकते हैं, और पिछले 30-40 सालों से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को इन्होंने करीब से देखा है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी 412 सीट जीत के आए थे, बाद में अगली बार उनकी सरकार नहीं बनी थी। मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे। क्या नरेंद्र मोदी ने जो 247 तक का प्रोजेक्ट रखा है, क्या वो बने रहेंगे या नीतीश कुमार उनको कोई चुनौती दे पाएंगे? क्या लग रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं हम 247 तक एकदम श्योर करके आए हैं। जब कोई तानाशाह कुर्सी पर पहुंच जाता है तो उसको ऐसे ही दिखाई देता है कि अब वही रहेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज तक इतिहास का कोई गवाह नहीं ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा रहा हो और इस कदर से रहा हो। नरेंद्र मोदी जरूर 2014 में आ गए थे और उसके पीछे के कारण ये थी कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई थी, या फंसा दिया गया था, या उस समय की मीडिया ने कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का प्रचार किया कि लोगों को लगा कि मतलब कांग्रेस पार्टी अब एकदम भ्रष्टाचार में फंस गई है। इस वजह से वो गुस्सा लोगों का उभरा और नरेंद्र मोदी आ गए सरकार में। और जब से आए हैं और जितना भी उन्होंने वायदा किया, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। उस 14 में जो वायदा किया था और 19 में तो उसके बाद उन्होंने वायदा भी नहीं किया। अब तो केवल हिंदू मुसलमान दिखा करके, बंटवारा करके समाज में वो अपना काम चला रहे हैं। और जहाँ भी, और मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में सफल हो गए हैं कि इस देश के एक बड़े जनसंख्या को उन्होंने उस ग्रिप में फंसा लिया है, जिनको लग रहा है कि इस देश में मोदी ही देश को बचा सकता है, बकिया कह नहीं सकते लोगों के बारे में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो आ गए हैं तो अब 1947 तक रहेंगे, 247 तक रहेंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि जब कोई व्यक्ति आता है और तानाशाह जैसा बन जाता है, आखिर तानाशाह का मतलब क्या? जो प्रधानमंत्री आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो, जनता की आवाज का जवाब नहीं दिया हो, जनता के लोगों से नहीं मिलता हो, उसको क्या कहा जाएगा? तो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए पूरा टीवी अखबार उनके साथ है, उनकी आलोचना कोई होगी तब ना। जब सारा टीवी अखबार ही उनके साथ है तो फिर पीसी क्या करना है? पीसी करना है कि मान ली सारा नहीं है ना, 90% है। मैं कह रहा हूं 10% तो बचे हुए लोग हैं ना। उन 10% को भी मौका नहीं है ना उनसे कोई सवाल करने का। अरे सवाल तो तब होना सर जब कोई गड़बड़ी हो। मंदिर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मुसलमान टाइट है, आरक्षण खत्म हो रहा है। जो वादा उन्होंने सवर्ण समाज के लिए किया था, जो उनकी आइडियोलॉजी आरएसएस बीजेपी की, वो कर रहे हैं सर। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, ये उनका वादा नहीं था चुनाव में। उन्होंने इस देश की जनता को ये वादा किया था कि हम बेरोजगारी को हटाएंगे और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम सारा काला धन वापस ले आएंगे और लोगों में बांट देंगे। उन्होंने जितने भी वायदे किए थे, एक भी ये हिंदू मुसलमान अलग अलग करके उन्होंने नहीं वादा किया था कि हम बांट देंगे इस देश की जनता को। मंदिर बनाया ना सर, राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा भी सजाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की उन्होंने, जो हिंदू राष्ट्र की पूरी परिकल्पना है आरएसएस की, वो कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आरएसएस की जो परिकल्पना है उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं वादा किया था अपने चुनाव घोषणा पत्र में। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदू समाज को नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, या मंदिर चाहिए और हिंदू राष्ट्र चाहिए?
आज देश के सामने एक बड़ी समस्या जरूर खड़ी हो गई है कि ऐसे लोग जो इतने गुमराह हो गए हैं और उनको ये बता दिया गया है कि इस देश में जो खतरा है उनके जान का, उनके जीवन का, उनके स्वाभिमान का, वो सब इन मुसलमानों से है। और इस नाते उनके जान का खतरा बचा रहे, उनका स्वाभिमान बचा रहे, इस गलतफहमी में वो लोग किसी भी इशू को और नहीं देख रहे हैं, केवल अपनी जान बचाने के लिए। ऐसा उनको गलतफहमी हो गई है। मैं कांग्रेस को इस बात का बहुत बड़ा दोषी मानता हूं कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में कटुता पैदा कर रही थी, गांव-गांव में लोगों को बता रही थी ये बात, उसमें केवल कांग्रेस अपने सत्ता में मस्त थी। समाजवादियों ने जरूर थोड़ा बहुत आंदोलन किए इनको लेकर के और जनता के बीच में जाने की कोशिश किया, लेकिन 1977 के बाद जब समाजवादी भी जो है जनता के बीच में इन सवालों को लेकर नहीं गए, जिसका नतीजा है कि आज वो सारे लोग जिनके दिमाग में एक फितूर घुस गया है, इस नाते आज मोदी जो भी कर रहा है, ऐसा कभी कल्पना किया जा सकता है क्या कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है और कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि बढ़ेगा नहीं तो कैसे सरकार चलेगी। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। मतलब अगर पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा तो सरकार कैसे। एक बात बताइए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम सिस्टम में जहाँ सवर्ण समाज का कब्जा है, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पढ़े लिखे सवर्ण समाज के लोग दुनिया जानते हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही। मतलब सवर्ण समाज सरकार के साथ है, आप जैसे इक्का दुक्का लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बस। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सवर्णों में से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ज्यादा लोग, मैं कह रहा हूं कि पूरा सवर्ण समाज, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस। आप बिल्कुल गलत जानते हैं। अगर जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तो कुछ बचेगा नहीं इस देश में। आज जो भी बचा है इसी सवर्ण समाज के लोग जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी वजह से बचा हुआ। कौन, कहाँ कोई बोल रहा है? कितने लोग बोल रहे हैं, कितने राइटर हैं रोज उनके खिलाफ लिख रहे हैं, रोज बोल रहे हैं। नहीं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जैसे लालू यादव को हराने के लिए टीएन शेषन जैसा आदमी आया। सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो तो अपने लाभ के लिए बैठे हुए हैं ना, उनको क्या लेना देना सरकार से। उनका प्रधानमंत्री खुश हो रहा है, वो बोल रहे हैं। चलिए मुद्दा पर आते हैं। 60% वोट वाला पिछड़ा समाज क्या नीतीश कुमार को नेता मान लेगा या मोदी जी का असर रहेगा? देखिए, अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि ये पिछड़ा समाज नरेंद्र मोदी को नेता मान लिया है, बिल्कुल गलत है। नरेंद्र मोदी को किसी ने नहीं माना। समय समय पे किसी जात से नाराजगी हुई, किसी दबंग जात से नाराजगी हुई और वो कुछ पिछड़े लोग चले गए कहीं और, लेकिन वहां उनको कुछ मिल नहीं रहा है। केवल उनको टोकन दिखाया जा रहा है कि दलित राष्ट्रपति है, पिछड़ा उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हमारा पिछड़ा है। केवल यही दिखाया जा रहा है, उनको भ्रम में पाला जा रहा है। जैसे मैं नहीं समझता हूं कि मायावती दलित होने के बावजूद भी उन्होंने केवल दलितों के बीच में एक स्वाभिमान जरूर पैदा कर दिया कि हमारा आदमी चीफ मिनिस्टर है। उनके हित में कुछ किया हो, मैं नहीं मानता इस बात। लेकिन आज भी दलित उनके साथ है, इसलिए उनको स्वाभिमान दिखाई दे रहा है, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो रही है। उसी तरह से जो पिछड़े लोग भी हैं, नरेंद्र मोदी जैसे मेरा एक बहुत पुराना साथी है करला का, तो मैंने एक दिन उसको फोन किया तो कहा मैं तो उसी जात का हूं ना जिस जात के नरेंद्र मोदी हैं, तो मैं उनके साथ हूं। तो अब इस तरह के लोग जरूर उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन हटने में भी टाइम नहीं लगता है। अब वो देख लिए हैं कि उनका कोई हित नहीं होने वाला है। आप बताइए, जिस मंडल कमीशन की वजह से इस देश के पिछड़ों को सरकार में और उच्च पदों पे जाने का मौका मिला, वो लोग कैसे चले जाएंगे उनके यहां, जिन्होंने पूरा विरोध किया उसका। मंडल कमीशन के खिलाफ जितने भी संघर्ष हुए, ये सब उन्हीं लोगों ने किया ना। और आज भी 10% का जो रिजर्वेशन दिया है, ये किसके लिए दिया है? सवर्णों के लिए दिया है ना। और आर्थिक आधार क्या है? कोई आर्थिक आधार इस देश में नहीं हो सकता है। मंडल कमीशन खुद ही जो बना है उसमें आर्थिक आधार समाहित है। मंडल साहब ने जब बनाया तो आखिर एक गांव में कितना फूस का मकान है, कितना झोपड़ी है और कितना खपड़े का है और कितना पक्का मकान है, इस आधार पे भी तय हुआ है।
तो नीतीश कुमार क्या लग रहा है, नीतीश कुमार क्या एक मैसिव गठबंधन बना पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि पिछला जो 5 साल था ना, नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़ के आए थे और गठबंधन में उनकी सरकार बनी, और वो क्यों चले गए मैं नहीं जानता हूँ। मेरे बहुत पुराने साथी हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, उनके बहुत सारे कामों की मैं खूब तारीफ करता हूँ। उन्होंने शराबबंदी किया, बहुत अच्छा काम था। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो ऐसे और बिहार का खूब विकास किया उन्होंने। बिहार जो विकास जानता ही नहीं था, वो विकास किया उन्होंने। लेकिन वो कैसे चले गए, क्यों चले गए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन जब वो चले गए तो जो विपक्ष में लोग बैठे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव और यह तेजस्वी यादव, यह दो नए नौजवान लड़के थे जिनको पूरा मौका मिला था विपक्ष का चेहरा बनने के लिए। लेकिन इन दोनों लड़कों ने कुछ भी नहीं किया। और जिस दिन नीतीश कुमार वापस आए हैं, पूरे देश में एक चमक पैदा हो गई। लोगों को लगा कि नीतीश कुमार अब वापस आ गया। नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज की तारीख में देश की राजनीति में बिना भ्रष्ट हुए राजनीति करना असंभव जैसा दिखता है। और इस असंभव में भी नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता के तौर पे आज तक तो रहे ही हैं। काम के मामले में सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जितना काम किया बिहार में, और इसीलिए बिहार मॉडल कहा जाता है, वो भी लोग जानते हैं। पढ़े लिखे हैं, सॉफ्ट हैं। ये मैं कांग्रेस के हमारे तमाम सारे दोस्त बहुत निराश हो गए थे जब वो बीजेपी में चले गए, कहे कि अब तो कोई है ही नहीं विपक्ष की राजनीति करने वाला। तो एक देश में चमक पैदा हो गई उनके आने के बाद से, और अपने आप ही लोग उनसे जुड़ने लगे। और ये लगा कि अब एक विपक्ष में चेहरा मिला है। मैं यह कहते समय ये नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी नहीं कुछ है। राहुल गांधी भी कांग्रेस को स्थापित करने में पूरा लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी के ही लोग कांग्रेस पार्टी को तो खत्म कर रहे हैं, इस देश की विपक्ष की राजनीति को भी खत्म कर रहे हैं। नीतीश विपक्ष को जोड़ पाएंगे पूरा? बिल्कुल जोड़ पाएंगे नहीं कहिए, सब लोग जुड़ गए, सब लोग जुड़ गए। केवल नीतीश कुमार एक हाजिरी दे रहे हैं लोगों पर, सब लोग जुड़ गए। कोई इस देश में नेता नहीं है जो नीतीश कुमार से नहीं जोड़ना चाहता है। कई लोग हम लोग के भी संपर्क में है, जिन लोगों की मुलाकात अभी नहीं हुई है, वो लोग मिलना चाहते हैं। मतलब मुकाबला करा होगा 2024 में? देखिए, एक बात बता दें आपसे, लोगों को लगता है कि कुछ बचा नहीं है। मैं भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उनका पैसा, उसका कोई मुकाबला हम लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। ना हम लोग काम करते हैं ठीक से, और ना हमारे पास पैसा है। और इन दोनों का राजनीति में और चुनाव में बहुत जबरदस्त असर है। लेकिन इन दोनों का भी मुकाबला ये जनता की आवाज कर सकती है और करती रही है। 1977 में भी जब जनता पार्टी सरकार आई तो कोई तुलना था क्या कांग्रेस पार्टी से? लिनाई इसे जनता ने तय किया। अब जनता, मुझे लगता है कि मान गई है जनता कि नरेंद्र मोदी भी गुड्स को डिलीवर नहीं कर रहे हैं। ना उन्होंने महंगाई कम किया, ना उन्होंने बेरोजगारी कम किया। ये दो जो बड़े मुद्दे हैं, और जो भी पिछले 70-75 साल में हमने बनाया इस देश को, उसको लगातार ये बेच रहे हैं। मजदूर नाखुश है, नौजवान नाखुश है, और जितने भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं वो तो सबसे ज्यादा परेशान है। ये सारे लोग जिनका नीतीश कुमार से कुछ लेना देना हो या ना हो, यह सब लोग जब नीतीश कुमार अब आगे आ गए हैं, मैं कह तो रहा हूं, एक चमक पैदा हो गई लोगों के बीच में और एक आशा की किरण जग गई। तो नीतीश कुमार को तो खाली घूमना है अब बस, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी भी, मैं समझता हूं, उनको मान लेगी। वो तो कह रहे हैं कि हम पीएम बनने नहीं आए हैं। देखिए, हर बड़ा नेता पीएम बनने के लिए जिस दिन निकलेंगे तो उनको कोई नहीं पूछेगा।
वो देश के विपक्ष को एक करने के लिए हमको हर लोग पूछेंगे। ये तो हम जैसे लोग मान के चल रहे हैं यही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और यही सबसे सुटेबल प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए कि उनका जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए, आखिर देश तो हमारा है ना, और इस देश का नेतृत्व ऐसे आदमी का जाना चाहिए जिसके पास काम करने का अनुभव हो और सिद्धांत पर अटल रहने का भी हो। महिलाओं को जो आरक्षण दिया ना पंचायत राज व्यवस्था में, ये मामूली बात नहीं थी। शराबबंदी करना ये मामूली कलेजे की बात नहीं है, जान लीजिए आप। और जो विकास हुआ, जो एकदम डिरेल हो गया था वहां विकास बिहार में, तो नीतीश कुमार कर सकते हैं सब कुछ, ऐसा सबको विश्वास है। एक आखिरी सवाल, टीवी अखबार से कैसे लड़ पाएंगे? वो तो अभी से ही हवा बना रही है। देखिए, अगर टीवी अखबार को जिंदा रहना होगा, अगर जिंदा रहना होगा तो चुनाव आते आते ये सब टीवी अखबार जितने भी है ना, ये सब ठीक हो जाएंगे। जनता की आवाज के आगे, जनता की भावनाओं के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। आज अभी भी लोगों को लग रहा है कि बीजेपी का पैसा और बीजेपी का संगठन, लेकिन अभी तक विपक्ष की जो कमियां रही हैं, झगड़े, वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। यह सबसे बड़ी ताकत होगी कि विपक्षी दल सब एक हो जाएं, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये एक हो जाएंगे तो ये सब चीज धाराशायी हो जाएगा। सोचिए, इंदिरा गांधी का दौर था जब कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तब भी जनता दल की सरकार बनी थी, सत्ता से बाहर हुई। राजीव गांधी 412 सीट जीत के आए थे, वो भी सत्ता से बाहर हुए हैं। मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री भी भारत में 10 साल रहे हैं। देखते हैं मोदी जी का ये 10 साल पूरा होता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। अगर पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की बात करें, जनाधार की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी से नीतीश कुमार आते हैं। 50% आबादी वाली कम्युनिटी है और उनमें उनको तमाम जो पार्टियां हैं उसका समर्थन मिलता दिख रहा है। ये तो है कि पहले प्रधानमंत्री और विपक्ष एकता की बात होते ही आपस में सरफुटौल होने लगता था। इस बार लगता है कि बीजेपी ने विपक्ष को ही एकजुट कर दिया है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जो मार पड़ रही है लोगों पर, गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, नेता न भी चाहे तो जनता जो है वो कह रही है कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। 2024 अब बहुत दूर नहीं है, देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।